हेलो। मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत द इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राम राम। आज हम आपके लिए गवर्नेंस द फाउंडेशन सीरीज में लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिविल सर्विसेज। क्या नाम है? सिविल सर्विसेज। आज हम जानेंगे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। क्या जानेंगे? रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं। आज से आपका ये टॉपिक नया शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए हमको इसमें क्या क्या जानना है। देखो, हम इसमें ओरिजिन देखेंगे। क्या देखेंगे? ओरिजिन। इवोल्यूशन देखना है हमें, कैसे कैसे हुआ। उसके बाद वाई कंटिन्यूड, क्यों ये कंटिन्यू हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस की क्यों कंटिन्यू हुई है। नंबर थर्ड हम देखेंगे इसमें इश्यूज। जैसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। एम्पेनलमेंट का एक इशू आता है। एम्पेनलमेंट का एक इशू आता है। लेटरल एंट्री सिंस 2018। 2018 से ये चलता है लेटरल एंट्री। डीएम एंड एसपी के रोल को इशू आता है, जहाँ पे वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर। पोस्टिंग ट्रांसफर। कैडर एलोकेशन। कैडर एलोकेशन। कैडर एलोकेशन। बेनिफिट्स, एडवांटेज, मेरिट्स क्या क्या हैं। चैलेंजेस, इशूज ये हो ही गए हैं आपके कैडर एलोकेशन। पॉलिटिकल इंटरवेंशन। पॉलिटिकल इंटरवेंशन। फाइनली हम मेजर्स भी देखेंगे। मेजर्स क्या क्या गवर्नमेंट ने लिए हैं, क्या क्या हम ले सकते हैं। ये आपके मेंस GS2, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी की तैयारी करो या पीसीएस की तैयारी करो, आपको पता होना चाहिए क्यू आईएएस है या क्यू आईपीएस है या क्यू पीसीएस है, क्यू एसडीएम होते हैं, क्यू डीएम होते हैं, क्यों हैं ये सब। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं। देखो, ये कंसेप्ट कोई नया नहीं है, पहली बात तो ये। जैसे हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ओरिजिन एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, किसकी? ओरिजिन की। अगर मैं बात करूं तो ये कोई कंसेप्ट न्यू नहीं है, नॉट न्यू। ये हमारे यहाँ पे एंशियंट इंडिया से कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एंशियंट इंडिया से इसकी अगर हम प्रॉपर बात करें तो मौर्यन एरा से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। अर्थशास्त्र में इसका मेंशन भी मिलता है। अर्थशास्त्र में इसका मेंशन भी मिलता है। ठीक है, एंशियंट इंडिया के अंदर। देखो, क्यों है सिविल सर्विस। सिविल सर्विस को अगर हम मैनेजमेंट में जाते हैं, इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं, हम इसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी यानी कि क्या है ये? एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये, एडमिनिस्ट्रेटर्स। जब हम बिजनेस लेवल पे आते हैं तो हम इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजमेंट। तो अब अगर एक कंपनी है, कंपनी को अगर सक्सेसफुली रन कराना है तो उसमें कुछ लोग चाहिए होंगे, कुछ एक्सपर्ट्स लगेंगे, कुछ जर्नलिस्ट लगेंगे। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना हेड होगा। कोई फाइनेंस संभालेगा, कोई अकाउंट संभालेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग देखेगा, कोई सप्लाई देखेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा, कोई मेंबर्स को देखेगा, कोई क्लाइंट रिलेशंस देखेगा। वो सब अपने अपने एक स्पेसिफिक रोल में होंगे और सब अपना अपना काम कर रहे होंगे, तभी एक कंपनी इफेक्टिवली रन करती है। ऐसे ही स्टेट का है। ऐसे ही किसका है? स्टेट का है या कंट्री का है। ऐसे ही कि स्टेट या कंट्री रन करती है। क्या करती है? रन करती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? इफेक्टिव पीपल्स चाहिए, इफेक्टिव पर्सोनल चाहिए। उन्हीं को नाम दिया गया है ब्यूरोक्रेसी। देखो, जब एक कंपनी स्मॉल होती है, जिसको आजकल स्टार्टअप, सपोज करो कोई स्टार्टअप है, उसको रन करने के लिए कितने लोग लगेंगे? जितने उस स्टार्टअप पे इन्वॉल्व होंगे। जैसे 10 to 12 हो गए। अभी स्टार्ट किए, बना रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, तो कम लगते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बिग हो जाता है, वो बिग कंपनी में जब वो तब्दील हो जाता है, बिग कंपनी, तो एम्प्लॉय बढ़ जाते हैं, 1000, 10,000 ऐसे करके, क्योंकि लोग ज्यादा चाहिए। तो ऐसे ही सिविल सर्विस है। जब अगर ये देखो, ये कोई स्टेट है, सपोज करो मगधा है, सपोज कर लो मगधा है।
अगर ये बिल्कुल इतना सा स्टेट है, बिल्कुल छोटा सा, तो इसको दो या सिंगल पर्सन भी मैनेज कर लेंगे आसानी से। लोड ज्यादा होगा लेकिन उन पे भी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स को मैनेज करना है, तो वो मैनेज कर सकते हैं। बट जब ये बड़ा होगा, जब ये और ज्यादा बड़ा हो गया, जानते हो ना, एक टाइम पे यहाँ से लेके यहाँ तक राज किया उन्होंने, मगध, मौर्यन एम्पायर, मौर्यास। अब कैपिटल तो एक है यहाँ पे, पाटलिपुत्र में। अब यहाँ पे मैनेज करना है तो कैसे करेंगे? तो एक सबऑर्डिनेट यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, उसके नीचे कोई सबऑर्डिनेट्स होंगे जो उसके लिए अफेयर्स को मैनेज करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर होंगे, ऐसे ही कुछ यहाँ पर जाएंगे, कुछ यहाँ पर जाएंगे। तो सबऑर्डिनेट्स कुछ ऑफिसर का एक ग्रुप बनाया जाएगा, अमात्यास होंगे उसमें, उसमें मिनिस्टर्स होंगे। अ, ठीक है, ये बनाया जाता है, तो वैसे वो मैनेज होता है। ये था ओरिजिन। इसी तरह हमारे लिए ब्यूरोक्रेसी आई है। ब्यूरोक्रेसी कहाँ से आई है? इसीलिए आई है, क्या उसकी नीड थी? ये नीड थी कि स्टेबलाइज कैसे करेंगे, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कैसे करेंगे। खाली राजा तो मेंटेन नहीं कर पाएगा, जो राजा है यहाँ पे वो तो मेंटेन नहीं कर पाएगा, जो यहाँ पे राजा है एलोन इज नॉट एफिशिएंट। तो उसको एक टीम चाहिए, तो जो उसकी टीम है उसी को ब्यूरोक्रेसी बोल रहे हैं। और वो परमानेंट है, या वो चेंज होगी, बट वो रहेगी। ठीक है, चलो। सामंत जिनको बोलते थे, अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है तो कहीं पे सामंत बोलते थे, तो सामंत रहते थे। पहले वो हेरिडिटरी होते थे, आज के टाइम में वो मेरिटोक्रेसी पे है, मेरिट बेस है। आज हेरिडिटरी नहीं चलता है। चलो आगे देखते देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ से, हिस्ट्री, ओरिजिन, इवोल्यूशन, इसकी हमें आज बात करनी। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, जिनको चाणक्य बोलते हैं, किंग मेकर भी हैं ये। इनकी जब हम बुक पढ़ते हैं या अर्थशास्त्र को हम देखते हैं, तो उसमें हायरार्किकल बेस सिस्टम दिया गया है, जिसमें मंत्री होते हैं जो किंग को एडवाइस करते हैं, अमात्यास होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डिपेंड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए स्पेसिफिक आपको ऑफिसर्स देखने को मिल जाते हैं। दंड नायक हो गए, दंड नायक हो गए, आपके ट्रेजरी के लिए हो गए, ट्रेजरर हो गए, ट्रेजरर हो गए, सीता अध्यक्ष हो गए, लैंड के लिए सीता अध्यक्ष हो गए, इस टाइप से। ठीक है, प्रोविंशियल पे गवर्नेंस होते थे उनके भी, अमात्यास, मंत्री। ठीक है, ये सब। चलो, फिर जब ये तो हुआ एंशियंट के टाइम पे, जब हम मिडिवल पे आते हैं, ये चल रहा है, ये कंटिन्यू हुआ है। गुप्ता देख लो, वहां पर भी चलता है। सबसे मेजर यहाँ पे क्या होता है, जब हम मिडिवल में आते हैं तो लैंड रेवेन्यू मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, टैक्स कलेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए लैंड रेवेन्यू इंपोर्टेंट होता है। तो वहां पे एक सिस्टम आता है मनसबदारी। अकबर है, अकबर रेन में इसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। सेंटर किस पे था? लैंड रेवेन्यू के लिए, क्योंकि ये मेजर सोर्स है। ये क्या है आपका? मेजर सोर्स है, किसका? इनकम का। गवर्नमेंट की या स्टेट की इनकम होती है, वहां का मेजर सोर्स है। फैक्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग हब हैं या वेयर हाउसेज है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो उनके लिए पीपल चाहिए, तो वो। अच्छा, वो कैसे बेस होते थे, कैसे वो आते थे मनसब, जिनको बोलते थे? तो देखो भैया, वो आते थे पेट्रीमोनियल स्टेट से। किससे आते थे? पेट्रीमोनियल, उसको कंसेप्ट बोलते थे, पेट्रोनेज का सिस्टम। जैसे कितने ही सारे राजपूत अकबर से जुड़े हुए थे, उनको मनसब मिलता था। जैसे नाम सुना होगा मानसिंह का। मानसिंह मनसबदार थे। क्या थे? मनसबदार, मनसबदार। तो वो कहीं पे लैंड रेवेन्यू मैनेज करते थे, अपने एरिया को मैनेज करते थे, वहाँ की फैक्ट्रीज को, उनको मैनेज करते थे। और वो साथ में क्या करते थे? अपनी पर्सनल एलिजेंस देते थे। क्या देते थे? वो बिल्कुल समर्पित हो जाते थे रूलर को। उससे उनकी पता चलती थी क्या? लॉयल्टी। क्या पता चलती थी? एक सेकंड, रॉयल्टी नहीं, लॉयल्टी। उनकी क्या पता चल गई यहाँ पे? लॉयल्टी पता चल गई। ठीक है ना? ठीक है, क्या पता चल रहा है यहाँ से उनका? कि वो कितने लॉयल हैं। वो पर्सनल एलिजेंस दे देते कि सर, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके लिए ही हैं, बिल्कुल नतमस्तक हैं हम आपके लिए, आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। और ये हेरिडेटरी चलता था, या ये पेट्रोनेज बेस्ड सिस्टम था कि जैसे आज मानसिंह ज्यादा प्रिय है, तो उसको 4 गांव की, 4 प्रोविंसेस की मनसबदारी दे दी, कल को कोई और हो गया तो उसको दे दी। ऐसे रूलर पे जो संबंध है रूलर से, उस पर डिपेंड रहती थी चीजें। ठीक है, और इफेक्टिवनेस पे भी करती थी। देखो, जैसे अब कोलो, जब हम आते हैं किस पे?
कॉलोनियल एरा। हम आते हैं कॉलोनियल एरा पे। पोस्ट बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो बंगाल में हुई थी 1764। रॉबर्ट क्लाइव सुना होगा नाम तो। रॉबर्ट क्लाइव लेड कर रहे थे। ठीक है। वहां से हम देखते हैं, जब हम रिकॉर्ड्स उठा करके देखते हैं ब्रिटिश इंडिया के, तो 1765 में सिविल सर्वेंट टर्म पहली बार अपीयर्ड होती है इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। ठीक है। अब क्या हुआ? पहले तो जब ये आए एज ए क्या आए थे, एज ए बिजनेसमैन आए थे भारत के अंदर, एज ए बिजनेसमैन आए थे। फिर इनको लगा ये तो आपस में लड़ते रहते हैं यहाँ के जो रूलर्स हैं, तो हम हथिया लेते हैं, हम कब्जा कर लेते हैं। फिर उन्होंने कब्जा किया तो बंगाल को जीता, मद्रास जीता, बॉम्बे जीता। जब इन्होंने ये तीन इतने बड़ी बड़ी प्रोविंसेस को जीता, बंगाल आज का बंगाल नहीं, उस टाइम का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऐसे करके। ठीक है। जब इन सबको जीता तो अब इनको मैनेज करना है। अब मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, तो वहां से आती है सिविल सर्विस। क्या आती है? सिविल सर्विस। एक एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। वहां पे बॉम्बे को और मद्रास को बंगाल के क्या कर दिया गया? सबऑर्डिनेट कर दिया गया। ठीक है। तो अब देखो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा था। ठीक है। जब इनको बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया, तो इन्होंने ऑफिस ऑफ कलेक्टर बनाया, क्योंकि लैंड रिवेन्यू मेजर था, तो लैंड रिवेन्यू को कनेक्ट करना था। क्या करना था? कलेक्ट करना था। इनकी ड्यूटी है कि ये लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो ऑफिस ऑफ कलेक्टर बनाया जाता है सबसे पहली बार किसके द्वारा? वो हेस्टिंग्स के द्वारा। कब? 1772 में। क्या थे वो उस टाइम पे? बंगाल गवर्नर। बाद में वो क्या हो गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। चलिए, फिर कौन आते हैं? कॉर्नवालिस साहब आते हैं 1786। किसमें? 1786 में कौन आए? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो, इस बीच क्या हो रहा था ना, 1765 से ही अगर आप ले लो और 1786 तक यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो जो ऑफिसर्स थे, जो कौन थे ऑफिसर्स थे, वो ब्राइब लेते थे, ब्राइब में इन्वॉल्व थे, प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहे थे, वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहे थे। इफिशियंसी घट रही थी, बेसिकली उनकी इफिशियंसी उनकी घट रही थी। इससे कौन इफेक्ट हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का रिवेन्यू इफेक्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का रिवेन्यू डाउन जा रहा। ठीक है, चलो भाई, डाउन जा रहा था और टैक्सेस बढ़ते जा रहे थे। आ जाओ इधर, आ जाओ वापिस। तो इनको हमने बोला फादर ऑफ सिविल सर्विस। क्या बोला है हमारे यहाँ पे? फादर ऑफ सिविल सर्विस। क्यों बोला है? क्योंकि इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, रिफॉर्म किया। इसको इन्होंने क्या किया? रिफॉर्म किया, यूरोपनाइज कर दिया सिविल सर्विस को। कैसे कर दिया? सबसे पहले आए, बोला रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग, ये दोनों अलग अलग लोग हैंडल करेंगे। उसके बाद क्या बोला? जो कलेक्टर है वो इंचार्ज होगा किसका? डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। चलो भाई, ठीक है। और एक काम क्या किया? सैलरी बढ़ाओ। भैया ब्राइब नहीं लोगे, ब्राइब लोगे बर्खास्त कर दिए जाओगे। सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होगा। प्राइवेट ट्रेड में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। प्राइवेट ट्रेड भी उनकी मना कर दी गई। प्राइवेट ट्रेड भी उनको क्या कर दी गई? मना कर दी गई। ये भी नहीं करोगे, ब्राइब भी नहीं लोगे, तुम्हारी सैलरी हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ? वो रीऑर्गेनाइज हुए, रिफॉर्म हुए, क्योंकि उनको अच्छा इंसेंटिव मिल रहा था जॉब पे। यहाँ पे क्या हुआ? टू डिविजन्स भी कर दी उन्होंने, कि एक होंगे कोवेनेंटेड, एक हो गया अनकोवेनेंटेड। ये बेसिकली होती थी हायर, जो यूरोपियंस फिल करते थे। ये आते थे नॉमिनेशन बेस पे। कहाँ से? ईस्ट इंडिया कंपनी के सीओडी से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। जो डायरेक्टर्स होते थे उनके, वहां से ये नॉमिनेट होके आते थे। अनकोवेनेंटेड पोस्ट थी लोअर पोस्ट। यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए थे? इंडियंस चाहिए थे फॉर मिलेनियल जॉब्स। यानी कि राइटर चाहिए, कर वो चाहिए कि छोटे छोटे जो काम है वो कर सके लोकल लेवल। ठीक है। तो वहां से आती थी अनकॉमन पोस्ट। चलो भाई, कॉर्नवेलिस साहब आए, इन्होंने ये रिफॉर्म किया, इसलिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस बोलते हैं, कि इन्होंने ऑर्गेनाइज की। फिर वेलेस्ली साहब आते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग की कमी है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग की कमी है। तो हम क्या करते हैं? हम फोर्ट विलियम कॉलेज बनाते हैं बंगाल के अंदर। 1800 वेलेस्ली ने ये बना। क्या करेंगे? न्यू रिक्रूट्स को ट्रेन करेंगे। लेकिन क्या हुआ? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इसको मना कर दिया 1806 में, कि नहीं, डिसकंटिन्यू करो, हम अपना हेलबेरी इंग्लैंड में चलाएंगे। ईस्ट इंडिया कॉलेज हम इंग्लैंड में ट्रेन करेंगे, क्योंकि यूरोपियंस को ट्रेन करना था। हम लोकल में नहीं करेंगे, हम तो वहीं पे करेंगे।
चलो अच्छा, इसका मकसद एक और था फोर्ट विलियम कॉलेज बनाने का। बाद में तो ये उसी के लिए रह गया कि ओरिएंटल स्टडीज को प्रमोट करें, ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करना उसका वर्क था, ताकि हम भी लोकल लैंग्वेज सीख जाए, जो यूरोपियंस हैं वो लोकल लैंग्वेज सीख जाए, फिर इंडियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सीख जाएंगे तो। चलो भाई कोई बात नहीं, आगे चलो। चार्टर एक्ट स्पीच, एक एक्ट आया। कौन आया? एक एक्ट आया जिसका नाम है चार्टर एक्ट 1833। ये क्या कह रहा है कि लिमिटेड कंपटीशन को हम अलाउ कर देते हैं, लिमिटेड कंपटीशन को हम अलाउ कर देते हैं, लिमिटेड कंपटीशन होगा, और हम किसी भी रेस पे, कलर पे, रिलीजन पे भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी पोस्ट को लेकर रेस पे, कलर पे, रिलीजन पे हम भेदभाव नहीं करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे, रेस, कलर, रिलीजन, ओरिजिन, हम उस पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है चार्टर 1833? देखो क्या था ना, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब आए तो कंपनी का अच्छा खासा रूल, कंपनी का अच्छा खासा रूल, लेकिन धीरे धीरे रेबल्स बढ़ रहे थे, रेबल्स हो रहे थे, कोई पीजेंट कर रहा है, कोई आर्मी से हो रहा है। बैरक पर म्यूटनी हुई थी 1824 1825 के आसपास, वो पहले हो चुकी थी, वो हुई थी, तो उनके चलते पार्लियामेंट, जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट था, जो वहां पे क्राउन था, उसको लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ी पावर अपने पास लेनी होगी, तो चार्टर एक्ट वहां से आते हैं। तो 1833 का चार्टर एक्ट है, उसने बोला नहीं, लिमिटेड हम कंपटीशन लाएंगे, रेस, कलर, रिलीजन पे कोई भेदभाव नहीं होगा, आप आइए जॉब लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं इन प्रैक्टिस। 1853 में क्या किया? कंपनी की पेट्रोनेज खत्म कर दी। 1853 तक क्या होता था, हमने ऊपर देखा था भी, नॉमिनेशन से इलेक्ट होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे वो नॉमिनेट करते थे कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसको खत्म कर दिया गया, अब नॉमिनेशन नहीं होगा। अब क्या होगा? ओपन कंपटीशन होगा, यानी कि एग्जाम कराया जाएगा इंग्लैंड के अंदर। एग्जाम कहाँ होगा? इंग्लैंड के अंदर, यानी कि लंदन में एग्जाम होगा, और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में। ओपन है, आइए और दीजिए। बट क्या हो रहा था? संभव नहीं हो रहा था, ये संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नेटिव्स को उतनी लैंग्वेज नहीं थी, वो इतने डेवलप नहीं थे, वो इतने एजुकेटेड नहीं थे। कोई बात नहीं, तो आईसीएस 1861 आता है, उसने बोला कि अब हम मैक्सिमम परमिसेबल एज 19 ईयर्स रखेंगे, और कोवेनेंटेड जो पोस्ट है उनके लिए कुछ ऑफिस हम रिजर्व रख रहे हैं। इस बीच क्या होता है, इसके बाद 1863 में पहले इंडियन आईसीएस बनते हैं। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये कौन थे? ये ब्रदर थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में होता था, खाली यही बात नहीं है इसमें, क्या पूछते थे? तो ग्रीक एंड लेटिन लर्निंग्स के क्वेश्चंस होते थे उसमें, लेटिन लर्निंग्स के क्वेश्चंस होते थे उसमें। क्या होते थे उसमें? इनसे रिलेटेड लर्निंग्स पूछी जाती थी, ग्रीक की और लेटिन्स की। तो बहुत टफ होता था वो इंडियंस के लिए जाना। तो सबसे पहले इंडियंस 1863 में अपॉइंट हुए, सबसे पहले आईसीएस। कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। किसके भाई हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद देखो लिटन है, लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880। अच्छा याद रखना, ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म्स चल रहे थे, उनका ये इम्पैक्ट है। जो हमारे पास वो हो रहे थे, क्या हो रहे थे? इन्फ्लुएंसर्स, जो आज की डेट में जिनको इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, जो उस टाइम पे विद्वान लोग हो रहे थे, स्वामी विवेकानंद, या दयानंद सरस्वती, एमजी रानडे, सावित्रीबाई फूले, और भी राजा राम मोहन रॉय हुए उससे पहले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन सभी का कलेक्टिव एफर्ट था कि इतना एफर्ट हो रहा है, या कुछ इंडियनाइजेशन की कहीं पे बात हो रही है। देखो लॉर्ड लिटन आते, अच्छा लोग पढ़ भी रहे थे बाहर, कुछ जो आपकी प्रोमिनेंट क्लास थी वो बाहर से वकालत कर रही थी, तो उनका भी इफेक्ट हो रहा था। अब आए लॉर्ड लिटन, इनको लगा नहीं भाई इंडियनाइजेशन करते हैं, 1876 से 1880 तक ये हमारे रहे हैं वाइसरॉय, तो इन्होंने ये लाए स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस। इसमें क्या किया? जो कोवेनेंटेड पोस्ट थी, यानी कि जो हायर पोस्ट है, जो क्या है हायर पोस्ट, उसमें 1/6, क्या उसका 1/6 इंडियन से हम फिल्ड करेंगे। अब वो होंगे नॉमिनेट। अब उनको नॉमिनेट कौन करेगा? लोकल बॉडी। वे आएंगे कहाँ से? वे आएंगे हाई फैमिलीज से, जो इंपीरियल फैमिलीज है उनकी, जो इंडियंस की हाई फैमिलीज है, हाई रेप्यूटेड फैमिलीज है, हाई क्लास एलीट क्लास फैमिलीज है, वहां से वो नॉमिनेट होंगे, वो इंडियंस होंगे। 1/6 भर जाएगी तो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, तो कुछ मुद्दा कम हो जाएगा। सब्जेक्टेड होंगे वाइसरॉय और एसओएस के अप्रूवल से, बट ये फेल्ड हुआ क्योंकि कॉमन पब्लिक तो जा नहीं रही थी। बाद में इसको
एचिंसन कमेटी बनती है 1886 में, उसके द्वारा रिपेल कर दी। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये बनाई किसने थी? डफरिन साहब ने। ये बनाई किसने थी? डफरिन साहब ने। ध्यान रखना 1885 में क्या आ जाती है? कांग्रेस बन जाती है। और कांग्रेस ने अपने फर्स्ट सेशन में, जो 1885 में होता है, उसी में बोला है कि भाई साइमल्टेनियस एग्जाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइमल्टेनियस एग्जाम होना चाहिए, इंग्लैंड में और इंडिया, इंग्लैंड एंड इंडिया दोनों जगह बोला। उन्होंने अपने पहले सेशन में बोला है, देखो 1885। ठीक है भाई, डफरिन साहब ने क्या बनाई? एक कमीशन बनाया कि भैया जांच करो। उसने बोला कि सबसे पहले तो स्टेटूटरी सिविल सर्विस को खत्म करो, ये फायदा नहीं दिलाइए। दूसरा जो टू टायर था, यानी कि जो कोवेनेंट कोवेनेंट एंड अनकोवेनेंट जो थे, उसको खत्म करो। उसकी जगह ये लाओ इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट, यानी कि आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस। ठीक है। और एक काम करो, जो इंपीरियल सर्विस है उसमें कुछ पोस्ट पीसीएस के प्रमोशन से भी लाओ, डायरेक्ट प्रमोशन करेंगे वहां से लाएंगे। ठीक है, चलो भाई, ओके, ये बात कर ली उन्होंने। इसका नतीजा ये 1886 में बोला है। कहाँ इंप्लीमेंट हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। हाँ, लेकिन याद रखना इंडियन सिविल सर्विस 1912 में बन चुकी थी। इंडियन सिविल सर्विस 1912 में बन चुकी। इसने बोला कि थ्री टायर क्लासिफिकेशन हम करेंगे। इसमें एक गड़बड़ है। ऑल इंडिया करेंगे। क्या करेंगे हम? देखो भैया, ऑल इंडिया, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, इसको हम करेंगे ऐसे। ये कला ये क्लासिफिकेशन होगा अब सर्विसेज का। एक तो ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, एक प्रोविंशियल लेवल। इसने बोला कि इंग्लैंड और इंडिया में साइमल्टेनियसली एग्जाम करवाओ। एजुकेशन कम्युनिटी कमेटी ने तो मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो। इसने बोला जो वन थर्ड रिक्रूटमेंट है वो इंडिया में ही होगी हायर पोस्ट के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझ लेते हैं। देखो, ये बात चल रही है 1990 की, 1919 की, 1919 की। उससे पहले याद होगा 1914 से, 1914 से 1918 में क्या हो रहा था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रही थी। इंग्लैंड उसमें इन्वॉल्व था, यानी कि ब्रिटेन उसमें इन्वॉल्व था। ब्रिटेन उसमें क्या था? इन्वॉल्व था। इसके चलते क्या हुआ? एक्सपेंडिचर बढ़ गया। एक्सपेंडिचर क्या हुआ? बढ़ गया। एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इसके चलते क्या हुआ? जो ब्रिटेन के ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे हमारी सिविल सर्विस के अंदर, वो इस 1919 से पहले, बिफोर 1919, अराउंड 95% हुआ करते थे। अब 1919 में वो आकर के रह गए 80%। क्योंकि बहुतों ने बोला हम तो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आप कंपनसेशन ठीक नहीं दे रहे हो, सर्विस कंडीशन आपकी ठीक नहीं है। और उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटी दिखने लगी कि वहां पे पैसा ज्यादा है, तो उन्होंने बोला हम तो छोड़ रहे हैं, हम नहीं ज्वाइन करेंगे। तो वो रेशो 80% पे आ गया था। तो ये रीजन था कि उनको ये लेना पड़ा। मॉडरेट्स तो हमारे कांग्रेस भी डिमांड कर रही थी, तो उन्होंने बोला भाई हम ये कर देते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। और ऑल इंडिया लेवल, सेंट्रल लेवल, प्रोविंशियल लेवल, पावर एसओएस के हाथ में रहेगी और वाइसरॉय के हाथ में। इन दोनों के हाथ में पावर रहेगी रहेगी, तो हम बचे रहेंगे। ठीक है भैया, वन थर्ड रिक्रूटमेंट कहाँ होगी? इंडिया में होगी हायर पोस्ट के लिए। फिर बनाया गया ली कमीशन। उसने बोला, उसको ड्यूटी थी कि भाई चेक करो एथनिक कंपोजिशन क्या है इंडियन पब्लिक सर्विस। इस कमीशन में इक्वल नंबर ऑफ इंडियन और ब्रिटिश मेंबर्स थे, यानी कि जितने ब्रिटिश मेंबर थे उतने ही इंडियन थे, तो कोई शक नहीं करेगा। इसकी रिकमेंडेशन आई, लेकिन इसने बोला भैया 40% जो नए रिक्रूट्स आएंगे वो होंगे ब्रिटिश, 40% होंगे इंडियंस और 20% होंगे जो पीसीएस से प्रमोशन होकर के आएंगे। किस में होंगे? ये आईसीएस के अंदर होगा। इसकी बात चल रही है आईसीएस की। इसने बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन बुलाओ, मोर इंडियनाइजेशन करो, और एसएएस कंटिन्यू करेंगे रिक्रूट करना आईसीएस को, फॉरेस्ट सर्विस को एक्टिव, मेडिकल सर्विस होती थी उस टाइम पे, आईएमएस। ठीक है, मोर इंडियनाइजेशन। दूसरा इसने बोला कि प्रोबेशनर्स जो होंगे, कौन होंगे? प्रोबेशनर्स, सेम नंबर होगा उनका जो इंग्लैंड से आ रहे हैं,
सेम नंबर जो इंग्लैंड से रिक्रूट हो रहे हैं उनका, और जो इंडिया में हो रहे हैं उन जिनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम से हो रही है, ठीक है, उनका क्या होगा, सेम नंबर हो, तो उससे इक्वलिटी बनी रहेगी। चलो भैया, ये बात करी किसने, ली कमीशन ने 1923 में। इम्प्लीमेंट कहाँ हुई, 1935 में। पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ बने, फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट। जॉइंट किसके लिए, टू और मोर सिविल सर्विसेज के लिए, टू और मोर प्रोविंसेस के लिए, कि अगर ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस है तो वहां से ही आता है। फेडरल, नेशनल लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे यानी कि स्टेट लेवल पे। आज की डेट में इससे क्या आता है, इसको बोलते हैं यूपीएससी, इसको बोलते हैं स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसको आज की डेट में बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट, इनकी अपॉइंटमेंट आज की डेट में कौन करता है, प्रेसिडेंट। यहाँ पे गवर्नर, और यहाँ पे कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर पे। ठीक है भैया, चलो भाई, ये था ओरिजिन और इवोल्यूशन। ठीक है, अब 1935 हुआ। चलो भाई 1935, लेकिन कभी ऐसा खास इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, वो अलग बात है। भैया 1939 से वर्ल्ड वॉर 2, इंग्लैंड के हालात खराब, इंग्लैंड की सिचुएशन डाउन। इधर क्या चल रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडियंस क्या है, इंडियंस एंगर, एग्रेशन, एग्रेशन, सब कुछ क्या है, हाई हो चुका है, हाई हो चुका है, सब कुछ हो गया। फिर वही कहानी कि भैया ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं हम तो नहीं करेंगे वर्क, हम तो जा रहे हैं, तो काफी तो चले गए छोड़ करके। कहाँ हो गए, फ्लू टू इंग्लैंड हो गए वापस। कुछ रहे, उनको लालच दिया गया, कुछ रहे। तो जब 1947 में गिनती होती है, जब हमारा देश आजाद हुआ, बंटवारे की कर्ज पर था, पार्टीशन की, 1948 में देखा गया कि 980 के अराउंड आईसीएस थे, जिसमें से 468 कौन थे, ब्रिटिश थे। क्या थे, 468 क्या थे, ब्रिटिश थे हम। कौन थे भाई, ब्रिटिश थे, चलो भाई होंगे। 352 हिंदू थे, 101 मुस्लिम्स थे, और बाकी थे अदर्स। उसमें क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, ये सब आ जाते हैं, ये थे। ये था क्या, इसको बोल लो आप, स्टेट्स उनका बाइफरफिकेशन था, बाइफरफिकेशन था कि कितने हमारे पास आईसीएस थे, उसमें से ब्रिटिश कितने थे, हिंदू कितने थे, मुस्लिम कितने थे, और ये तो मोस्टली हायर पोस्ट पर ही थे। ये क्या संभालते थे, हायर पोस्ट। तो भाई देखो, जब हम थे पार्टीशन के टाइम पे, पार्टीशन हो रहा है, तो क्या होगा, कुछ ऑफिसर्स इंग्लैंड भाग गए, कुछ ऑफिसर्स इंग्लैंड उड़ गए भाई। कुछ इंडिया टू पाकिस्तान चले गए, इंडिया टू पाकिस्तान चले गए। कहाँ चले गए, इंडिया टू पाकिस्तान। तो यानी कि क्या हो रहा है, सडन एक्सचेंज हो रहा है उनका। क्या हो रहा है भाई, भैया उनका हो रहा है सडन एक्सचेंज, क्योस मच गया। तो ऐसे तो क्या होगा भाई, एडमिनिस्ट्रेशन डाउन हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन डाउन हो जाएगा। कैसे हैंडल करेंगे, तो उनको कुछ लालच दिया, कुछ प्रीव्यू पर तो नहीं दिए, उनको समझाया। कुछ इंग्लैंड वाले रुक गए, जो ब्रिटिश थे, कुछ रुक भी गए। कुछ ब्रिटिश जो थे, वो क्या था, वो सेटल डाउन हो गए यहीं पे, सेटल डाउन। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इंडियन मैरिजेस की थी। क्या की थी, इंडियन वुमेन से मैरिजेस की थी, तो वो रुक गए। कुछ रुके, कुछ चले गए। तो इन सब के बीच में पार्टीशन हो रहा है, दंगा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। इन सब के बीच में हम देखेंगे कि हमने क्यों आईएएस को चुना, क्यों हमने चुना कि आईसीएस जो सर्विस है वो देश में कंटिन्यू करे। उसमें हम जानेंगे कि नेहरू जी का क्या व्यू था, वल्लभ भाई पटेल का क्या व्यू था, और अंबेडकर सर का क्या व्यू। इन तीन के व्यू कल हम जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कि ये तीनों किस पक्ष में थे कि आईसीएस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और वाई। ये सब कुछ हम जानेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं आपका आयुष जल्दी हाजिर रहूंगा इस वीडियो को कंटिन्यू करके नए लेक्चर के साथ। आपके सामने जल्दी मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।